नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिंदी और हिस्ट्री के ट्यूटोरियल वीडियोस डालते हैं। हमारा आज का वीडियो है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले आप वीडियो को देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी कोई भी हिंदी या हिस्ट्री का ट्यूटोरियल वीडियोस डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा। जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके लाभ कमाया। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने सन 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को हराकर जीत हासिल की। वीमर में एक नेशनल असेंबली की बैठक हुई और एक संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की। जून 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी, जैसे युद्ध अपराध बोध, अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाना, युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मानना, जर्मनी को सैन्य विहीन करना, सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लेना आदि। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। वाइमर गणराज्य के सामने अनेक समस्याएं, जिसमें से एक थी वर्साय की संधि। मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। आर्थिक संकट। युद्ध में डूबे हुए ऋणों के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से अपंग हो गया था, जिसका भुगतान सोने में किया जाना था। इसके बाद सोने के भंडार में कमी आई और जर्मन निशान का मूल्य गिर गया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। राजनीतिक संकट। राष्ट्रीय सभा द्वारा वाइमर गणराज्य का विकास और सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया, किंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। संविधान में बहुत सारी कमजोरियां थीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों और अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ, जिसने तानाशाही शासन का रास्ता खोल दिया। जैसे जैसे मार्क यानी कि जर्मनी की मुद्रा की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानव रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया और सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। ऐसे समय में जर्मनी में नात्सीवाद के विचार का प्रारंभ हुआ। यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरफ फैल गई, जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। नात्सीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहलू हो, परंतु फिर वह योजना
जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग हैं। नात्सी यहूदियों से नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। नात्सियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे भी नाजियों का ही हाथ था। नात्सी सोच के खास पहलू थे जाति श्रेष्ठता और कट्टर राष्ट्रवाद की भावना। नात्सीवाद जातीय श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित था। यहूदियों का विरोध, हिटलर यहूदियों का कट्टर विरोधी था। साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध, सैन्यवाद और तानाशाही शासन। नात्सीवादियों अर्थात नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, सक्षम नेतृत्व, नस्ली कल्पना, लोक जीवन परिधि, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना और नस्ली श्रेष्ठता, शुद्ध और नॉर्डिक आर्यों का समाज। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण वर्साय की संधि की शर्तें, वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियाँ, आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, नात्सी प्रोपेगेंडा, सर्वघटाकरण का भय, बेरोजगारी और आर्थिक महामंदी। जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ? हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी और काम धंधे बंद हो रहे थे, तब इस पार्टी का नाम रखा गया। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भुखमरी में जी रही थी, तो नात्सियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नात्सी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनाव में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। हिटलर की राजनीतिक शैली, वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट का प्रयोग किया जाता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नात्सी लोग बजाया करते थे। चूँकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए ही उसने अवतार लिया हो। जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता। सन 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नात्सीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया और जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। नात्सियों द्वारा जनता पर नियंत्रण करने के तरीके। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसको मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार दिया गया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था
और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम अर्थात इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाह स्थापित कर दिया गया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका कूद पड़ा तो दूरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्यपुस्तक को फिर से लिखा गया, जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र में बच्चों को युग फोक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी। महिलाओं की स्थिति। लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के सिक्के दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.